Hello everyone, welcome at Learnology, your study guide by me Sarita. आज हम क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के विद फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसे एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है 4 टॉपिक्स में। फर्स्ट, व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एज। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग या हम कहें व्हाट इज लाइफ। सो एज साइंटिस्ट हम इसे डिफाइन करेंगे बाय नेचर। हम बताएंगे क्या लिविंग होता है, क्या नॉन लिविंग होता है। जो लिविंग होता है इसका मतलब उसमें लाइफ होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स वी डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो वो फीचर्स क्या है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। तो वो फीचर्स हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब इन पांचों फीचर्स में से जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ये कहलाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर ये क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये आते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, मतलब ये हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है और साथ ही कुछ लिविंग है इन सम कंडीशंस वहां ये एब्सेंट होता है। एंड डिफाइनिंग फीचर जो है यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम ये सारे फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्यों एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ग्रोथ क्या होता है? जब मास इंक्रीज हो या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रहा है। यानी इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ कैसे वेरी करता है? दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में सेल साइज इंक्रीज होता है एंड सेल डिवीजन भी होता है। बट अगर हम सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो यहाँ जब सेल डिवीजन होता है तो उसका मतलब रिप्रोडक्शन है। यानी जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ सेल डिवीजन का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम छोटे थे, फिर हमारी हाइट बढ़ी और हम ग्रो करते गए। बट यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन हो रही है, जो रिप्रोडक्शन नहीं है। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, थ्रू आउट लाइफ चलती ही रहती है। बट एनिमल्स में ये ग्रोथ लिमिटेड है, एक सर्टेन एज तक ही होती है। नेक्स्ट, प्लांट्स में जो सेल डिवीजन है वो हमेशा ग्रोथ के लिए होगी, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं होती है, वो रिपेयर के लिए भी होती है। हमारी बॉडी में कहीं कुछ भी इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सेल डिवाइड करेगा टू रिपेयर इट। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग में भी देख लेते हैं ग्रोथ कैसे होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक होती है, यानी इंटरनली होती है। यहाँ जो ग्रोथ है, इंक्रीज इन मास है, वो कैसे हो रहा है, वो इंटरनली हो रहा है, अंदर से हो रहा है। बट अगर नॉन लिविंग की बात करें तो यहाँ जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है एंड ड्यू टू डिपोजिशन और एग्रीगेशन होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक है और आपने इसे काफी दिनों से खोला नहीं है, पढ़ा नहीं है, ये ऐसे ही टेबल पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, डे बाय डे इस पे एक डस्ट की लेयर जमती जाएगी और उससे क्या होगा, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। यानी ग्रोथ तो हुआ बट कैसे हुआ, एक्सट्रिंसिक हुआ, एक्सटर्नली हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शंस क्या है कि यहाँ पे हमें लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और साथ ही कुछ लिविंग ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है आफ्टर सर्टेन एज। Therefore, growth is a characteristic feature but not defining feature of living organisms. फीचर समझते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीशीज, यानी ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं सिमिलर टू ऑर्गेनिजम्स। अब हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और इन दोनों में से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे ही ट्रू रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गैमिट फॉर्मेशन होता है, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए उसे ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। अब जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो है एसेक्सुअल। एग्जाम्पल, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग होती है, टेनेरिया थ्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, एंड जो एल्गी है वहां जू स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है। वहीं अगर हम कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वैष्णो देवी गए होंगे और वहां आपने खच्चर देखे होंगे जिसे म्यूल कहा जाता है। तो म्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये एक हाइब्रिड स्पीशीज है जो हॉर्स एंड डोंकी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये जो है अलग अलग स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए ये स्टेराइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं वो भी क्या है? वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें एब्सेंट होता है, एंड स्टेराइल वर्कर भी। तो यहाँ जो ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अब अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो क्या आपने कभी किसी नॉन लिविंग को देखा है 1 से 2, 2 से 4 होते हुए? नहीं देखा होगा। तो नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, और साथ ही कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। समझते हैं थर्ड फीचर जो कि है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैटाबॉलिज्म, मींस ब्रेक डाउन, जहां कोई कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ब्रेक होकर के सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। एंड इसी का अपोजिट है एनाबॉलिज्म, मतलब जहां कुछ नया बन रहा हो, कुछ सिंथेसाइज हो रहा हो। एग्जाम्पल, ग्लूकोज कंबाइंस टू फॉर्म ग्लाइकोजन। अब जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, आइदर इट्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स। इन सभी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं क्या? लिविंग रिएक्शंस। एंड जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है, नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है। क्लियर कट बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी में मेटाबॉलिज्म होगा, एंड जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वहां मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है ये एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला फीचर हमें मिला है जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर? नेक्स्ट फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा है क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि एक लिविंग रिएक्शन है।
बट ये जो लिविंग रिएक्शन है इसे आउटसाइड सेल भी परफॉर्म किया जाता है इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में। क्लियर? तो जब ये लिविंग रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो इसे हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? इसे हम दोनों में से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन है वो तो लिविंग है, बट जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है जब वो सेल के अंदर होता है तो ये क्या हो गया? ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। मतलब कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर? अब लास्ट फीचर पे आते हैं जो कि है कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियसनेस? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते करते क्या हुआ? सडनली आप किसी पत्थर से टकरा जाते हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? आप अपने पैर पीछे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस है। तो पत्थर से टकराना क्या है? एक स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट में आपका एक फिजिकल रिएक्शन होता है, आप अपने पैर पीछे कर लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज दी सेंसिंग द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, हम अपने एनवायरमेंट को सेंस करना और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। सो स्टिमुलस जो है वो लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है। यहाँ जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पत्थर से टकराना क्या था? एक स्टिमुलस था। क्लियर? तो रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलस कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये जो एग्जाम्पल था, यहाँ पे आपने एक फिजिकल रिस्पॉन्स देखा, हमने अपने पैर पीछे कर लिए। केमिकल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो फूड और टेस्ट बर्ड के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है? वो एक केमिकल रिस्पॉन्स है। देन बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या है? वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। क्लियर? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फ्रॉम सिंपल प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सभी क्या करते हैं? सभी सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस। एग्जाम्पल देखें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या है? वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां फोटो पीरियड हमें देखने को मिलता है जो कि अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग है वो डिपेंड करता है किस पे? डे लाइट पे। कुछ प्लांट्स को शॉर्ट डे लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, कुछ प्लांट्स को लॉन्ग डे लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। वैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो जनरली कब रिप्रोड्यूस करते हैं? स्प्रिंग एंड समर में। क्लियर? क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट। सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अवेयर होते हैं अपने एनवायरमेंट से। बट ह्यूमन बीइंग जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से तो अवेयर है बट उसके साथ साथ वो खुद से भी अवेयर है ऑफ इट्स ओन बॉडी। इसका मतलब वो क्या है? ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है। क्लियर? जो उसे यूनिक बनाती है बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है, क्या? कि वो ह्यूमन बींग्स जो कोमा पेशेंट हैं या ब्रेन डेड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग या नॉन लिविंग। दोनों ही पेशेंट्स जो हैं वो मशीन पे चल रहे हैं, उनका जो हार्ट एंड लंग है उसे मशीन के थ्रू रिप्लेस किया गया है, एंड दोनों में ही
कॉन्शियसनेस नहीं है, दे हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इस तरह के पेशेंट्स को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एंड कॉन्शियसनेस है, ये तीनों ही क्या है, डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। तो जितने भी लिविंग फिनोमिना है वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। मीन्स डायग्राम में समझेंगे तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले एटम है, बहुत सारे एटम आपस में एग्रीगेट हुए तो मॉलिक्यूल बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट हुए तो मैक्रो मॉलिक्यूल बने, देन बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट हुए तो ऑर्गेनेली बने, देन ऐसे ही सेल, देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो व्हेन मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सेल दे ऑल शो एग्रीगेशन, तो उससे क्या होता है, कुछ नए फीचर्स डेवलप होते हैं। क्लियर? एंड दीज इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एटम्स में जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद जब बहुत सारे एटम्स आपस में एग्रीगेट होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, तो मॉलिक्यूल में जो प्रॉपर्टी होगी वो एटम से एडवांस होगी। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो मैक्रो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो अगेन एडवांस होगा किससे, मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से क्या होगा, हर एक हायर लेवल पे कुछ नई प्रॉपर्टीज उभर के आएंगी। क्लियर? Therefore, we can say that living organisms are self-replicating। तो हम कह सकते हैं कि जो living organisms हैं वो कैसे होते हैं, वो self-replicating होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब रिप्रोडक्शन से है, इवॉल्विंग होते हैं एंड सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, खुद से रेगुलेट करते हैं, मीन्स कॉन्शियसनेस, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट से, एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अभी हमने पढ़ा है कॉन्शियसनेस, वहीं से ये पॉइंट लिया गया है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रेजेंट में है या वो पास्ट में थे या फ्यूचर में आएंगे, सभी क्या हैं, आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, और ये आपस में कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करेंगे, बट टू वेरिंग डिग्री, जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टॉपिक बी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में एनसीईआरटी से सब कुछ कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।